नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट एलपीसीबीटी टू इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन है कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तौलना आसमान बाकी है, अभी तौलना आसमान बाकी है। और दोस्तों कहते हैं कि उड़ने दो धूल को, आखिर कहाँ तक जाएगी, जब हवा का साथ छूटेगा तो आखिर वो ज़मीन पर ही आएगी। तो आइए दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 229 है, किसी ट्रांसफार्मर का कोर डेड के लिए लेमिनेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है इसमें से। जो ट्रांसफार्मर का जो कोर है ना, वो किसको कम करने के लिए लेमिनेट किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दिया दोस्तों, देखिए ईडी करंट को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि आयरन क्षतियों को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्योंकि दोस्तों आयरन लॉस में दो प्रकार का लॉस होता है, हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस। तो जो कोर को जो एलिमिनेट किया जाता है तो वो एडी करंट लॉस को एलिमिनेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 230 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का सबसे हल्का कण है। तो ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 231 है दोस्तों, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अमीटर और वोल्टमीटर को जोड़ने की सही विधि कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए एमीटर लोड पर सीरीज में और वोल्टमीटर पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 232, किसी सीरीज मोटर को शून्य लोड पर स्टार्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि जो गति है वो खतरनाक रूप से उच्च होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये फार्मूला है, एन प्रोपोर्शनल टू 1/5 होता है। तो जब फ्लक्स को जो है हम एकदम लो कर देंगे ना, जीरो कर देंगे, तो जो एन का मान है वो एकदम हाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है हम क्या करते हैं, डीसी सीरीज मोटर को शून्य लोड पर स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन लाइन डैश डैश जोड़ती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, पावर स्टेशन से स्टेप डाउन सब स्टेशनों को जोड़ती है ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, कम वोल्टेज मापने के लिए रेट किए गए किसी वोल्टमीटर को डैश डैश जोड़कर उच्चतर वोल्टेज रेटिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी उच्च प्रतिरोध को पैरेलल में जोड़कर जो है उच्चतर वोल्टेज रेटिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 235 है, इंडक्शन मोटर किसके जो समान सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ऑप्शन सी ट्रांसफार्मर के समान सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आम कलेक्टर एम्पलीफायर का गुण क्या है। तो ऑप्शन सी उच्च इनपुट प्रतिबाधा। अगला प्रश्न है, ट्रांसमिशन लाइन की कार्यकुशलता बढ़ती है यदि। ऑप्शन सी वोल्टेज तथा पावर फैक्टर दोनों बढ़ते हैं तो ट्रांसमिशन लाइन की कार्यकुशलता बढ़ती है। अगला प्रश्न है, एक प्रणाली का भू प्रतिरोध कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए मुख्य इलेक्ट्रोड के साथ श्रेणी में एक इलेक्ट्रोड जोड़ना। तो ये काम नहीं करना चाहिए, बाकी ये जो तीनों है बी सी डी इसको करना चाहिए। मुख्य इलेक्ट्रोड के साथ समानांतर में एक इलेक्ट्रोड जोड़ना, प्लेट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना और भूमि में गड्ढे की गहराई बढ़ाना, ये तीनों करते हैं, लेकिन ए नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 239 है, एक ज्यावक्रीय तरंग के लिए फॉर्म फैक्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1.11। ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मापन उपकरण सप्लाई आवृत्ति में बड़े बदलाव से सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो क्या होगा, ऑप्शन डी इंडक्शन उपकरण सबसे अधिक प्रभावित होगा। एक वोल्ट के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, V बराबर डब्ल्यू अपन की होता है, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति 1 कूलाम। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट साइनोसाइडल वोल्टेज की आवृत्ति f है तो न्यूनतम रिपल आवृत्ति होगी। ऑप्शन ए 2f होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज प्रकार के ओमीटर में शून्य तथा अनंत चिन्हों की स्थितियां क्या होती हैं? ऑप्शन बी, शून्य दाईं ओर और अनंत जो है वो बाईं ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विद्युत संयंत्र पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं से मुक्त है? ऑप्शन ए, हाइड्रो पावर संयंत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 245 है, किसी एम्पलीफायर में आवृत्ति डिस्टॉर्शन का कारक होता है? ऑप्शन ए, प्रतिक्रिय तत्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 246, दोनों तरफ के स्विचों के लिए किस प्रकार की वायरिंग की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन ए, सीढ़ी नुमा वायरिंग। दोस्तों, अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या कुछ सवाल मुझसे पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरा मोबाइल नंबर है 9889792600, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 247, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, कार्बन का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 248 है, किसी डीसी शंट मोटर में यदि टर्मिनल वोल्टेज को आधा कर दिया जाता है और टॉर्क समान बना रहता है तो क्या होता है? तो ऑप्शन ए, गति आधी हो जाएगी और आर्मेचर करंट दोगुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 249, एक एम्पियर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1 कूलम प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नियमों के अनुसार मुख्य स्विच बोर्ड को माउंट किया जाता है जहाँ चाहिए ताकि फर्श से स्विच बोर्ड के आधार की दूरी डैश से कम न हो, तो 1.5 मीटर या 1.5 मीटर से कम न हो। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 3 फेज 4 वायर और 3 वायर डीसी सिस्टम के मामले में ओवरहेड सिस्टम में विद्युत पारेषण के लिए जरूरी कॉपर की मात्रा को किस अनुपात में दिखाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 1.867 बटा cos स्क्वायर 5। अगला प्रश्न है, डीसी मोटर में उपयोगी काम करने के लिए उपलब्ध टार्क को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, शाफ्ट टार्क कहा जाता है। ठीक है। ये शाफ्ट टार्क का फार्मूला होता है bhp ब्रेक हार्स पावर गुणे 735.5 गुणे 60 बटा 2 पाई n होता है। ठीक है। और टार्क, शाफ्ट टार्क बराबर होता है टी अल्फा। ठीक है, यानी कि आर्मेचर टार्क माइनस लॉसेस। ठीक है ना। उसके बाद है, धनात्मक लॉजिक वाला कोई नैंड सर्किट डैश की तरह काम करता है? तो ऑप्शन डी, ऋणात्मक लॉजिक के साथ नॉर की तरह कार्य करता है। धनात्मक लॉजिक वाला कोई नैंड सर्किट ऋणात्मक लॉजिक के साथ नॉर की तरह काम करता है। आगे बढ़ते हैं, एक प्रत्यावर्ती तरंग के एक पूर्ण चक्रण में विद्युत डिग्री क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, 360 डिग्री। पीएन जंक्शन डायोड में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन बी करेक्ट सत्य है, फॉरवर्ड बायस्ड होने पर यह निम्न प्रतिरोध प्रस्तावित करता है। ठीक है। अगला प्रश्न, भूमिगत किए गए भूसंपर्कन इलेक्ट्रोड की स्थापित प्रणाली से कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 1.5 मीटर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मापन उपकरणों में से कौन सा एसी और डीसी दोनों करंट के लिए उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन सी, मूविंग आयरन उपकरण। ठीक है। जो इंडक्शन प्रकार का उपकरण है वो केवल एसी पर वर्क करता है, जो मूविंग कॉइल उपकरण है वो डीसी पर वर्क करता है, पीएमएमसी। मूविंग आयरन उपकरण है वो एसी और डीसी दोनों पर वर्क करता है। ठीक है दोस्तों। और जो इसका मूविंग आयरन का जो स्केल होता है वो अरैखिक होता है। ठीक है, नॉन लीनियर होता है और थीटा प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है। ठीक है। मूविंग आयरन दोस्तों आरएमएस वैल्यू को रीड करता है, ये भी आप याद रखिएगा। विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसके समतुल्य है? तो ऑप्शन सी, बिजली की इकाई मात्रा द्वारा मुक्त कराया गया तत्व का द्रव्यमान। ठीक है फ्रेंड्स, जेड बराबर होता है m/zt या m बराबर होता है ZIT होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको थोड़ा स्लो लग रहा होगा तो आप जो है इसका स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है। एक शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में यदि सप्लाई आवृत्ति में 1/4 की कमी कर दी जाती है तो विद्युत धारा क्या होगा? ऑप्शन बी, दोगुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आई बराबर होता है V/x या आई बराबर हो जाएगा V/1/2πfc। तो अगर हम एफ को फ्रीक्वेंसी को बटा 4 करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यानी 2 से 2 कटेगा और 2 ऊपर चला जाएगा तो दोगुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी डीसी मोटर में इनपुट पावर 1.6 किलोवाट और आउटपुट पावर 1.2 किलोवाट है तो मोटर की दक्षता कितनी होगी? तो इस फार्मूला से ठीक है, परसेंटेज जो है आउटपुट बराबर यानी कि परसेंटेज दक्षता बराबर आउटपुट अपन इनपुट। तो आउटपुट दिया है 1.2, इनपुट दिया है 1.6, गुणे 100 कर देंगे तो काटेंगे तो 75% आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक विद्युत मोटर संचालन के लिए विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का उपयोग करती है? तो ऑप्शन ए,
चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करती है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का प्रयोग हम बैटरी में करते हैं। तापन प्रभाव का प्रयोग हम हीटर और ऊष्मीय उपकरणों में करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा कारणों की वजह से स्विच और फ्यूज वायरिंग परिपथों में कैसे जोड़े जाते हैं? तो कैसे जोड़े जाते हैं? ऑप्शन सी, दोनों फेज में जोड़े जाते हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोई बहुफेज इंडक्शन मोटर को 3 फेज सप्लाई से जोड़ा जाता है। मोटर की घूर्णन दिशा को डैश परस्पर बदलकर बदला जा सकता है। ऑप्शन ए, कोई भी 2 फेज को बदलकर बदला जा सकता है। फैराडे के नियमों के अनुसार एक इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ का द्रव्यमान किससे जो अनुपातिक है? तो ऑप्शन ए, विद्युत और विद्युत रासायनिक की मात्रा के समतुल्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक घर के वायरिंग परिपथों में लैप कैसे जोड़े जाते हैं? ऑप्शन सी, सभी समानांतर में जोड़े जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन संयंत्रों में क्या होता है? ऑप्शन बी, परिचालन लागत कम होता है लेकिन आरंभिक जो लागत होता है बहुत उच्च होता है। अगला प्रश्न है, एम्पलीफायर सर्किटों में प्रतिबाधा मिलान डैश के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी, विरूपण को कम करने के लिए किया जाता है। प्राथमिक वाइंडिंग से होकर जाते करंट द्वारा बना फ्लक्स में ईएमएफ प्रेरित करता है। तो ऑप्शन डी, प्राथमिक व द्वितीयक दोनों वाइंडिंग में ईएमएफ प्रेरित करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, डीसी 2 वायर व 3 वायर ट्रांसमिशन सिस्टम में ट्रांसमिट की गई पावर की मात्रा तथा ट्रांसमिशन की दूरी समान है, तो कॉपर के 3 तार ट्रांसमिशन सिस्टम की ज़रूरत है। 2 तार सिस्टम की 31% की ज़रूरत है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1000 ओम 1 वाट का एक प्रतिरोधक कितनी विद्युत धारा को आसानी से प्रभावित कर सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 30 मिली एम्पियर। ठीक है, 30 मिली एम्पियर। फार्मूला से लगा सकते हैं, P बराबर I² R होता है, तो I² बराबर P/R होगा, I बराबर √P/R होगा। ठीक है। तो P का मान दिया है और R का भी मान दिया है, तो उससे जो है आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है तो विद्युत धारा I3 किसके बराबर होगी? तो दोस्तों यहाँ पर आप जो है KCL लगाएंगे तो यहाँ से आपका जो है आ जाएगा। ठीक है। जो अंदर की तरफ धारा जा रहा है उसको एक साथ जोड़ दीजिए और जो बाहर के साथ जो जा रहा है उसको एक साथ जोड़ दीजिए। ठीक है ना, और उसमें से घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा, I3 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, दोनों बराबर कर दीजिए बस। यदि किसी डीसी मोटर पर भी वोल्टेज लगा है तो यदि बैक ईएमएफ जो है तुल्य हो तो अधिकतम पावर बनेगी तो V/2 बनेगी। ठीक है। एक पनबिजली स्टेशन में वृद्धि टैंक के पास स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी, पावर स्टेशन। अगला प्रश्न है, यदि डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉइल को डैश में जोड़ा जाता है, तो ऑप्शन सी, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अच्छे भूसंपर्कन के लिए भूमिगत इलेक्ट्रोड के चारों ओर की जगह को भरने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट है, कोयले और लवण का मिश्रण। कोयले और लवण यानी कि नमक का मिश्रण। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, किरचॉफ का वोल्टेज नियम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी, वोल्टेज से संबंधित है। ठीक है। लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जो, ऑप्शन ए करेक्ट है, अंकगणितीय व लॉजिक फंक्शन करता है। ठीक है। तो यूनिवर्सल जो होते हैं दोस्तों उसको नॉर और नैंड, ये दोनों यूनिवर्सल गेट होते हैं। ठीक है। स्पेशल जो गेट होते हैं वो एक्स और एक्स नॉर होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक आरएलसी श्रेणी परिपथ में प्रेरणीय प्रतिघात 10 ओम और कैपेसिटी प्रतिघात 15 ओम है, परिपथ में कुल प्रतिरोध होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, 5 ओम। कैसे? जेड बराबर अंडर रूट होता है R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर होता है, तो जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 10 का, यानी कि R का मान नहीं दिया है। ठीक है, तो 0 हो जाएगा, प्लस 15 माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 25 आएगा, बराबर 5 आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस डीसी मोटर में निम्न गतियों पर उच्च टार्क होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, सीरीज मोटर में। ठीक है। यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? सिलाई मशीन, ड्रिल मशीन, मिक्सर में, वैक्यूम में और पोर्टेबल डिवाइसों में। ठीक है। शंट मोटर का प्रयोग हम स्थिर गति वाले मोटरों में करते हैं, स्थिर गति वाले उपकरणों में करते हैं, जैसे लेथ मशीन में करते हैं। ठीक है। कंपाउंड मोटर का प्रयोग हम एलिवेटर में करते हैं। ठीक है। और सीरीज मोटर का तो आप जानते हैं ट्रैक्शन में करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी डीसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग को किन अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, उच्च करंट तथा निम्न वोल्टेज।
निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी नंबर 20 के बराबर है? तो इसको निकालने के लिए 20 में हम 2 से भाग देते हैं, तो 2 दहाँ पे 20, शेषफल 0 आया। 2 दहाँ पे 20 यानी कि अब 10 है तो 2 पचे 10, ठीक है, कट गया, फिर 0, फिर 2 दूनी 4, तो 5 लिखा है, 2 दूनी 4, एक इधर लिख देंगे, फिर 2 एकम 2, ठीक है, 0 कट गया तो 0 इधर लिखेंगे, तो फिर 1 0 1 0 0 नीचे से ऊपर की तरफ लिख देते हैं, तो वही हमारा आंसर हो जाता है। डीसी मापों के लिए केवल किस प्रकार के मापन उपकरण को ही प्रयोग किया जाता है? दोस्तों तो ऑप्शन ए करेक्ट है, मूविंग कॉइल उपकरण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पीएमएमसी, दोस्तों पीएमएमसी के बारे में, डीसी मोटर के समान सिद्धांत पर कार्य करता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, और जो डिफ्लेक्शन टार्क होता है BINA होता है, न्यूटन मीटर इसका जो है मात्रक होता है। मूविंग कॉइल के बारे में, इसका जो स्केल होता है वो रैखिक होता है, ठीक है, औसत वैल्यू को मेजर करता है, थीटा प्रोपोर्शनल टू आई होता है, रैखिक होता है, ठीक है, और जो वेट अपन जो टर्न जो रेशियो होता है, ठीक है, वो हाई होता है, ठीक है, डैम्पिंग एडी करंट डैम्पिंग प्रयोग किया जाता है, और फ्रीक्वेंसी एरर से ये फ्री होता है, मूविंग कॉइल में फ्रीक्वेंसी एरर नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मूविंग आयरन व अस्थायी चुंबक मूविंग कॉइल उपकरण को देखकर पहचाना जा सकता है, तो स्केल के प्रकार को देखकर हम पहचान सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 284, इलेक्ट्रिकल पावर के ट्रांसमिशन के लिए उच्च वोल्टेज को उपयोग करने का कारण क्या है? तो ऑप्शन सी, ट्रांसमिशन क्षतियों में कमी हुई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेगर टेस्टिंग 500 वोल्ट स्थापना की वोल्टेज रेटिंग होनी चाहिए, ऑप्शन बी 1000 वोल्ट होनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक अर्धचालक डायोड में जंक्शनों की संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक इलेक्ट्रोड से मुक्त कराए गए आयन के द्रव्यमान M1 और M2 है और उनके विद्युत रासायनिक समतुल्य भार Z1 और Z2 है, तो क्या होता है? M1 बटा M2 बराबर Z1 अपान Z2 होता है। ट्रांसफार्मरों में प्राथमिक और द्वितीयक पक्षों में निम्नलिखित में से क्या स्थिर रहता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट रहता है, आवृत्ति, ठीक है, कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। किसी एमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए जाने वाले शंट उपयोग किए जाने वाले शंट में होनी चाहिए, ऑप्शन डी पैरेलल लगा एक निम्न प्रतिरोध होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किसी स्थानीय घरेलू परिसर में किस प्रकार का ऊर्जा मीटर लगाया जाता है? तो सी इंटीग्रेटिंग टाइप का लगाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, चालकता की इकाई क्या है? तो महो होती है, चालकता की इकाई होती है। डीसी मोटर का शाफ्ट टार्क इसके आर्मेचर टार्क से कम है, जिसका कारण क्या है? ऑप्शन डी चक्रीय क्षतियाँ, ठीक है। अगला प्रश्न है, ट्रांसमिशन की क्षमता निम्नलिखित में से किसके साथ बढ़ती है? तो ऑप्शन नंबर बी, जब वोल्टेज तथा पावर फैक्टर दोनों बढ़ते हैं। भूमि के प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, अर्थ टेस्टर। मेगर का प्रयोग अधिक जो प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है, इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एक साइन तरंग के लिए आरएमएस का मान 100 एम्पियर है, इसका शेष मान क्या होगा? तो 100 में हम एक जो है 100 में हम क्या करेंगे ना, 0.707 से भाग लगा देंगे, तो आ जाएगा 141 एम्पियर, ठीक है। आई एम बराबर होता है IRMS अपान 0.707, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, एक अच्छी भूसंपर्कन प्रणाली के प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो 1 ओम से 3 ओम के बीच। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन प्रक्रिया के लिए आवश्यक विद्युत धारा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, बहुत कम वोल्टेज पर दिष्ट धारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1 मिलीवाट शक्ति किसके बराबर है? दोस्तों तो 1/1000 वाट के बराबर है। 1 वाट बराबर 1000 मिलीवाट होता है, तो एक जो है मिलीवाट बराबर 1/1000 वाट होगा। प्रेरणीय प्रतिघात की इकाई क्या है? दोस्तों तो ऑप्शन ए ओम होता है, ठीक है। एक्सेल बराबर होता है 2πf इंटू यल, ठीक है। ओमेगा बराबर होता है 2πf, एक्सेल बराबर होता है ओमेगा इंटू यल, या एक्सेल बराबर होता है 2πf इंटू यल भी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अस्थायी चुंबक वाले मूविंग कॉइल उपकरण को यदि एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, कोई विचलन नहीं होगा, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों अब देखिए क्या लिखा है, देखिए, घड़ी और संकेतन उपकरणों को चलाने के लिए इनमें से किस मोटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी,
शैथिल्य मोटर का प्रयोग किया जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसमें जो है नॉइस बहुत ही कम होता है। ठीक है, नॉइस 9 के बराबर होता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि इंडिकेटिंग डिवाइस है, घड़ी में है। ठीक है, तो इसमें प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग छोटे उपकरणों के लिए सप्लाई होल्डर से आपूर्ति लेने के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी, एडेप्टर लैंप होल्डर। इनमें से किससे बचाने के लिए भूसंपर्कन की आवश्यकता होती है? तो बिजली के झटके के खतरे से बचने के लिए होती है। एल्बो के लिए उपयुक्त है क्या है? शॉर्ट बैंड, शॉर्ट बैंड। इनमें से किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते समय ड्रम घूमता है? ऑप्शन सी, टम्बलर ड्रम घूर्णन। ठीक, अगला प्रश्न है, यदि किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 39 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो 39 ही होगी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रत्यावर्तक रेटिंग को किस में मापा जाता है? तो केवीए में मापा जाता है। एक्टिव पावर किलोवाट में, रिएक्टिव पावर केवीएआर में, वोल्टता का मात्रक होता है, विभव का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर और आभासी शक्ति का मात्रक होता है केवीए। ठीक है, लकड़ी के सामानों पर छोटे बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? छोटे छेद बनाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, बर्मा का यूज करते हैं, यानी कि गिमलेट का प्रयोग करते हैं। लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन का क्या कारण है? तो क्या है? इनकम्प्लीट चार्जिंग। ठीक है, चल लौ प्रकार के एमीटर में कुंडली में होती है, क्या होती है? ऑप्शन डी, मोटे तार और फेरों की कम संख्या। हेलोन अग्निशामक में किसका प्रयोग करने की, इनमें से कौन सी गैस सामग्री भरी होती है? तो ऑप्शन ए, ब्रोमो क्लोरोडाइफ्लोरोमेथेन, BCF। ठीक है और दोस्तों जो है CTC का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल आग को बुझाने के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग दोस्तों कार्बन बी टाइप की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। और जल का प्रयोग क्लास ए टाइप के पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। और शुष्क पाउडर का जो प्रयोग है वो मतलब इससे भी आप क्लास ए की आग को बुझा सकते हैं। ठीक है, जो हैलोन अग्निशामक है वो विद्युत आग को बुझाने के लिए किया जाता है। चेतावनी चिन्ह की पृष्ठभूमि किस रंग की होती है दोस्तों? तो पीले रंग की होती है। एक स्टेपर मोटर मूलतः एक होता है, क्या होता है? तुल्यकालिक मोटर होता है। डायनेमो प्रकार के माप यंत्रों का उपयोग इनमें से किसके रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन डी, वाट मीटर के रूप में किया जाता है। इसमें 2 कॉइल होता है, करंट कॉइल होता है, एक पोटेंशियल कॉइल होता है। ठीक है, प्रवर्धक एम्पलीफायर के रूप में ज़्यादातर किस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग करते हैं दोस्तों? ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा जरूर। यानी कि प्रवर्धक एम्पलीफायर के रूप में ज़्यादातर किस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो मैं आपको बता देता हूँ कि कॉमन कलेक्टर, ठीक है ना, का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी का सही है। निम्नलिखित में से कौन सा VFD का सही फुल फॉर्म है दोस्तों? तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्तक क्षेत्र को एक DC स्रोत द्वारा उत्तेजित किया जाता है जो सामान्यतः 1 होता है। तो जो अल्टरनेटर फील्ड को एक DC स्रोत द्वारा उत्तेजित किया जाता है, सही बात है। ठीक है, जो सामान्यतः क्या होता है? AC मोटर, DC सीरीज जनरेटर, इन्वर्टर या DC शंट एंड कंपाउंड जनरेटर। तो DC स्रोत द्वारा जो है उत्तेजित किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो एक्साइटर इसको हम शंट और कंपाउंड दोनों मोटर से करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ठीक है, 110 वोल्ट से 240 वोल्ट तक होता है। वाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट में केवल एक कुंडली साइड होती है, उसको कहते हैं एकल परत वाली सिंगल लेयर होती है। SCR एक स्विच है दोस्तों, तो SCR एक वन डायरेक्शनल यानी कि एक दिशी है, यूनि डायरेक्शनल है ये दोस्तों। ठीक है, SCR का फुल फॉर्म सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है दोस्तों। ठीक है, जंक्शन SCR के 3 जंक्शन होते हैं। ठीक है, और लेयर 4 होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंडक्टर और अर्थ के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या है? तो 50 मेगा ओम में सर्किट में अंकों की संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्वात की सापेक्ष चुंबकशीलता को दर्शाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए 1। ठीक है,
किसका उपयोग ठोकने, सीधा करने और बंकन कार्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, बाल पिन हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी के हथौड़े का प्रयोग दोस्तों जो स्टील की पतली पतली चादरें होती हैं उनको सही करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। चादरों की होती हैं। लकड़ी के हथौड़े को मैलेट बोलते हैं। क्ला हथौड़े का प्रयोग कील को निकालने के लिए किया जाता है। क्रॉस पिन हथौड़े का प्रयोग धातुओं को जो है उसको रिकेटिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। और बाल पिन हथौड़े का प्रयोग जान गए आप दोस्तों, ठीक है ना, भारी चोट मारता है। लघुपथित परिपथों में प्रतिरोध का मान कितना होता है? तो 0 होता है, 0 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो वेबर होता है, ठीक है ना। फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होता है? वेबर। और फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और रिलक्टेंस का मात्रक होता है एम्पियर टर्न प्रति वेबर, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। यानी कि दोस्तों इसको लेकर जो है 100 क्वेश्चन टोटल हो गए हमारे इस वीडियो में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी परिवर्ती हानियां हैं? ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर या इसको बोलते हैं ताम्र हानि, I2R लॉसेस होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हमने सब क्वेश्चन इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। LP CBT 2 एग्जाम के लिए, ठीक है, और RRBJ के लिए भी दोस्तों इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो जाते जाते आपको एक थोड़ा सा छोटा सा गाना सुना देता हूँ, ठीक है, कि जानू हेलीबाज में हमरा से मिले। हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।